हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा 15वां पाठ ध्वनि चल रहा है। ध्वनि में हम लोगों ने ध्वनि का निर्माण और संचरण के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा सेशन है ध्वनि और संगीत। ध्वनि और संगीत, साउंड एंड म्यूजिक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। साउंड और म्यूजिक के बारे में। तो म्यूजिक यानी संगीत आप सुनते हैं, यह भी क्या है, ध्वनि ही है। ये जो है हमें कैसे निर्माण होती है, संगीत की ध्वनि कैसे निर्माण होती है, हम क्यों उसको जो है सुनते हैं, हमें अच्छी क्यों लगती है, ये सब कारण हम देखेंगे। तो उपर्युक्त कृति से स्पष्ट होता है, यानी जो हमने पहले प्रयोग करके देखा, बर्तन का प्रयोग करके भिन्न भिन्न स्टील के बर्तन को लेकर के, तो बर्तन में पानी भरने पर अलग अलग प्रकार की वहाँ पे ध्वनि निर्मित हो रही थी। तो इस तरह से जो हमने प्रयोग किया उसी के आधार पर बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की अलग अलग आवृत्ति के कारण अलग अलग स्वरों की निर्मित होती है। तो संगीत में स्वर निर्मित के लिए अलग अलग प्रकार के वाद्यों का उपयोग किया जाता है, जैसे जिसमें सितार, वायलिन, गिटार जैसे तंतु वाद्य यंत्र का, और उसी प्रकार से बांसुरी, शहनाई जैसे फूंकवाद, इन फूंकने से बचते हैं यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गले से भी अलग अलग प्रकार के स्वरों का निर्माण किया जाता है। गले के द्वारा भी अलग अलग स्वर का निर्माण कर सकते हैं। तंतुवाद्य में उपयोग में लाए गए तार का तनाव कम ज्यादा करके उसी प्रकार तार के कंपित होने वाले भाग की लंबाई उंगली से कम ज्यादा करके कंपन की आवृत्ति परिवर्तित करते हैं। इस कारण भिन्न भिन्न स्वरों का निर्माण होता है। आप जो है तार वाले वाद्य यंत्रों को देखे हैं, अपनी उंगली की सहायता से लोग उसको जो है बजाते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्वर का निर्माण होता है। बांसुरी जैसे फूंक वाद्य, जो बांसुरी जो है हमारे फूंकने से बजता है, तो बांसुरी जैसे फूंक वाद्य यंत्र में उंगलियों से बांसुरी पर बने छिद्रों को दबाकर या खोलकर बांसुरी में कंपायमान होने वाली हवा के स्तंभ की लंबाई कम ज्यादा की जाती है। आप देखते हैं बांसुरी बजाने वाला जो होता है, बांसुरी में बने छिद्र पर कभी उंगली रखता है, कभी खोलता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है ध्वनि सुनाई पड़ती है। बांसुरी की जो है ध्वनि मधुर हो जाती है, उसमें चेंजेज होता है। तो कहा गया है कि इस तरह से बांसुरी में जो कंपायमान होने वाली हवा का स्तंभ है, उसकी लंबाई कम ज्यादा की जाती है, जिससे कंपन की आवृत्ति में परिवर्तन होकर के विभिन्न प्रकार के स्वरों की निर्मित होती है। इस प्रकार बांसुरी वादन के लिए उपयोग में लाई गई फूंक बदल करके भी भिन्न भिन्न स्वरों का निर्माण करता है। अपनी फूंक में भी बदलाव करके अलग अलग स्वर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दिया गया है, संगीत के कुछ स्वर दिए गए हैं। मध्य सप्तक जो है इसका आप संगीत में सब पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। क्या है स्वर? के, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये जो है 7 सुर कहे जाते हैं। इन सप्त सुरों की आवृत्ति क्या है, इनकी आवृत्ति क्या है, ये नीचे बताई गई है तालिका में। यहाँ पे स्वर है, इनका आवृत्ति हर्ष में बताई गई। सा की आवृत्ति सा बोलते हैं, तो उस समय आवृत्ति इनकी 256 हो जाती है। रे की आवृत्ति 280 है। ग की आवृत्ति 312 है। म की आवृत्ति 346 होती है। प की आवृत्ति 384 और ध की आवृत्ति 426, नी की आवृत्ति 480 होती है। तो इनकी आवृत्ति इस तरह से आवाज को ऊपर नीचे करके जो है ध्वनि निर्माण किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है संगीत वाद्य दिए गए हैं, वाद्य यंत्र दिए गए हैं। इनको आप पहचान सकते हैं कौन से तंतु वाद्य है, जो तार वाले वाद्य हैं, फूंक वाद्य है, शहनाई है, यहाँ तबला है। इस तरह से जो है अलग अलग वाद्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग स्वरों की निर्मित करने वाले ऐप साउंड नोट जनरेटर
ऐप आजकल जो है आपके मोबाइल में उपलब्ध है, तो भ्रमण ध्वनि पर उपलब्ध हैं। इनको जो है आप इनकी सहायता से भी आप अलग अलग स्वर की निर्मित कर सकते हैं। मानव निर्मित ध्वनि, मनुष्य के द्वारा ध्वनि कैसे निर्मित की जाती है, हम मुंह से कैसे बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे गले में जो है ये स्वर होता है। तो ध्वनि, मानव निर्मित ध्वनि यानी साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है हमारे गले का, जहाँ से ध्वनि का निर्माण होता है, मानवीय स्वर यंत्र है। तो मनुष्य में ध्वनि का निर्माण स्वर यंत्र में होता है। जब हम खाना खाते हैं यानी कौर निगलते समय अपने हाथों की उंगलियां गले पर रखने पर कुछ हिलने वाला एक उभार जैसा हमें महसूस होगा। जब हम खाना खाते हैं उस समय अगर अपनी उंगलियां हम अपने गले पर रखते हैं तो उस समय हमें जो है कुछ हिलते हुए मालूम पड़ता है। यही हमारा स्वर यंत्र है। तो आकृति 15.5 यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे हमारा स्वर यंत्र बना हुआ है। यहाँ पे जो है हमारा स्वर का निर्माण होता है। तो ये जो है, जो हिलने वाला भाग होता है खाना खाते समय हमारे गले में, वो हमारा स्वर यंत्र होता है। तो यह कैसे दिखाया जाता है, आकृति 15.5 में दर्शाया गया है कि अनुसार यह श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में होता है। हमारी ये श्वसन नलिका है, श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में होता है ये स्वर यंत्र, और उसके नीचे अन्न नलिका होती है। तो जो है इस तरह से श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में स्वर यंत्र होता है। इसमें 2 स्वर तंतु होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन स्वर तंतुओं के बीच की जगह में हवा श्वसन नलिका में जा सकती है। फेफड़ों की हवा जब इस जगह से जाती है तब स्वर तंतु कंपित होते हैं, वह ध्वनि की निर्मित होती है। यहाँ से जब जो है फेफड़ों की हवा यहाँ से जाती है तभी स्वर तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि की निर्मित होती है। तो स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियां इन तंतुओं के तनाव को कम या अधिक कर सकती हैं। स्वर तंतुओं का तनाव अलग अलग होने पर निर्माण होने वाली ध्वनि भी अलग अलग होती है। तो जो है चित्र देख रहे हैं, हमारा ये गला है, ये जो है हमारा अन्न नलिका है, इसके ऊपर श्वसन नलिका है, ये हमारे स्वर तंतु हैं, 2 होते हैं, इसमें कपाट है। अधिस्वर द्वार है जो भोजन निगलते समय श्वसन नलिका के मार्ग को बंद करने वाला ये कपाट है। यहाँ पर कपाट जैसा होता है। जब हम खाना खाते हैं उस समय जो है सांस की नली बंद करके रखते हैं, नहीं तो उसमें जो है खाने का टुकड़ा चला जाता है तो आपको खांसी जैसा आने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा कार्य हमारे गले में होता है। तो इस तरह से फेफड़ों की हवा जब इस जगह से यानी हमारे स्वर तंतु से जाती है, तो इस जगह से जब जाती है तो स्वर तंतु में कंपित होते हैं और ध्वनि का निर्माण होता है। स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियां इन तंतुओं के तनाव को कम अधिक कर सकती हैं। तो स्वर तंतुओं का तनाव अलग अलग होने पर निर्माण होने वाली ध्वनि भी अलग अलग होती है। इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है कि साइकिल के निरुपयोगी ट्यूब से रबड़ के 2 समान आकार वाले टुकड़े लेकर के दोनों टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रख करके उनके दोनों सिरे विपरीत दिशा में ताने, तो उनमें स्थित जगह में फूंक मारने पर तने हुए रबड़ के टुकड़ों में से हवा बहने लगती है। बहने से जो है ध्वनि का निर्माण होता है। तो मानवीय स्वर यंत्र का कार्य भी इसी प्रकार चलता है। ये जो है साइकिल की ट्यूब के उदाहरण द्वारा बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए पुरुषों के जो स्वर तंतु हैं लगभग उनकी 20 mm लंबे होते हैं। पुरुष के स्वर तंतु की लंबाई 20 mm होती है। स्त्रियों की जो है स्वर तंतु की लंबाई 15 mm होती है, मिलीमीटर होती है। छोटे बच्चों में तो और भी कम होती है, इनकी जो है लंबाई कम होती है। इसलिए पुरुष, स्त्री और छोटे बच्चे इनकी आवाज अलग अलग स्तर की
होती है। पुरुष की आवाज़ तेज होती है, स्त्री की आवाज़ जो है मधुर होती है, बच्चे की आवाज़ उससे अलग होती है। तो इसका कारण यही है इस जो है इनके स्वर तंतुओं की लंबाई। कुत्ते के भौंकने की भौ भौ आवाज़, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ऐसी आवाज़ निकालने पर आपको कैसा महसूस होता है? तो आप को निकालें। कुत्ते के भौंकने की भौ भौ आवाज़, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज़ ऐसी आवाज़ निकालें। परंतु ये आवाज़ निकालते समय स्वर तंतु पर पड़ने वाले तनाव पर भी आपको ध्यान देना है। यानी भौ भौ करने पर कैसा आपको तनाव हो रहा है, म्याऊं म्याऊं करने पर स्वर तंतु पर किस तरह का तनाव हो रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते समय स्वर तंतु पर पड़ने वाला तनाव बदलता है, ये हमें महसूस होगा। ध्वनि छेपक, ध्वनि छेपक से ध्वनि निर्मित साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का उपयोग जो है तेज ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है जगह जगह पे। ये जो है आप ये जो है हमारा स्पीकर है, ये आपके मोबाइल में भी होता है, यहाँ पे लाउड स्पीकर में लगा हुआ है, ये अंदर का भाग है इसका। तो ध्वनि छेपक से भी आवाज की निर्मित होती है, ये हमें मालूम है। ध्वनि छेपक की आंतरिक रचना अनुप्रस्थ काट के रूप में क्रॉस सेक्शन आकृति 15.6 में दर्शाई गई है। इसमें एक अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके चारों ओर लपेटी गई कुंडली कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कुंडली है, इसमें जो है तार लपेटे गए हैं, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने से क्या होता है, तो दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने से जो है ये दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति के अनुसार उनकी हलचल होती है, यह भी हमने देखा है। तो उसी प्रकार से यह कुंडली द्वारा निर्माण हुए चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार वह कुंडली आगे पीछे हिलने लगती है। कुंडली का यह हिलना अर्थात उसकी आवृत्ति और आयाम, उसमें से बहने वाला विद्युत प्रवाह किस प्रकार परिवर्तित होता है, इस पर निर्भर होता है। तो इसी कुंडली से जुड़े हुए ध्वनि छेपक के पर्दे की आगे पीछे हलचल होने लगती है। जो ये कुंडली है इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, स्थायी चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पर जो है पर्दा है, तो इसमें जो है हलचल होने लगती है ध्वनि छेपक के पर्दे में। तो इससे जो है क्या होगा, तो हमने इसके पहले देखा है कि स्वरित द्विभुज की भुजाओं की आगे पीछे होने वाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यहाँ ध्वनि छेपक के पर्दे की आगे पीछे होने वाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। तो ध्वनि का निर्माण करने वाले किसी ध्वनि छेपक के पर्दे को हल्का सा अगर स्पर्श करके इस पर्दे की कंपन का अनुभव हम ले सकते हैं। ध्वनि छेपक का उपयोग करके बहुत ऊंचे स्वर की आवाज का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि छेपक का उपयोग किया जाता है। परंतु हमने सीखा है कि ध्वनि का स्तर लगभग 100 डेसिबल से अधिक हो तो वह ध्वनि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए ध्वनि छेपक की क्षमता यद्यपि उच्च स्तर की ध्वनि निर्माण करने वाली होती है, तो भी उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अधिक मात्रा में ध्वनि तेज स्वर में नहीं बजाना चाहिए। भ्रमण ध्वनि जो हमारा मोबाइल है, भ्रमण ध्वनि पर ध्वनि का स्तर डेसिबल इस इकाई में नापने के लिए ऐप उपलब्ध हो सकता है। इस तरह के ऐप हैं हमारे मोबाइल में, उसका उपयोग कर हम जो है इस ध्वनि का जो है हम मापन कर सकते हैं। जो भी सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि छेपक से आवाज निकाली जा रही है वो कितनी डेसिबल है, हम इस तरह के ऐप का उपयोग करके माप सकते हैं। ध्वनि छेपक से भिन्न भिन्न दूरी पर खड़े रह करके ध्वनि के स्तर का मापन करने पर ध्वनि के में कैसा अंतर मालूम पड़ेगा। तो ध्वनि छेपक से दूरी और आवाज का स्तर
भी हमें अंतर मालूम पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं। ध्वनि और ध्वनि निर्मिति का अध्ययन करते समय हमें निर्माण होने वाली ध्वनि की अन्य को परेशानी न हो, इसकी भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले प्रमुख कारणों में ध्वनि प्रदूषण का समावेश किया गया है। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण टालने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। आजकल प्रदूषण के बारे में बातें हो रही हैं, तो वायु प्रदूषण के जैसा ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो हमें ध्वनि प्रदूषण टालने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।